नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर रवाना। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति पुतिन से भी करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र और झारखंड के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज होगी जारी। कांग्रेस ने झारखंड के लिए पहली सूची की जारी। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज फिर होगी बैठक। कल बैठक में संशोधन के स्वरूप को लेकर हुई चर्चा। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में आज से ग्राफ 2 होगा लागू। कई जगहों पर AQI लेवल 300 के पार। और चक्रवात दाना ने दी दस्तक। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय राज्यों में हाई अलर्ट। कल से भारी बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह रूस के कजान में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसमें ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियों, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भाग लिया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। इसके साथ ही ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा भी देगा। पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन आज से शुरू होगा, लेकिन शिखर सम्मेलन का मुख्य दिन कल होगा। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात भी करेंगे। शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री के कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने की भी उम्मीद है। रूस में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। रूस के लोक कलाकारों के संग भारतीय कलाकारों की ओर से उनके स्वागत में भव्य प्रस्तुति दी जाएगी। पीएम मोदी के स्वागत की क्या तैयारी है, कलाकारों के बीच जाकर जायजा लिया है डीडी न्यूज संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से डांस परफॉर्मेंस चल रही है और ये तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और ये 10 रशियंस लोगों का एक ट्रुप है जिन्होंने एक स्पेशल इंडिया रशिया फ्यूजन डांस तैयार किया है। इसमें यहाँ पर इनका रूस का लोकल नृत्य है, उसके साथ साथ इन्होंने भारतीय नृत्य को भी इसमें शामिल किया है। इसमें भारतीय कथक नृत्य भी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस कथक नृत्य के साथ में रूस का नृत्य भी इसमें शामिल किया गया है और ये अपने आप में दिखाने के लिए काफी है। साथ ही साथ इसमें गरबा भी जोड़ा गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, तो इसमें गरबा भी आपको नजर आएगा, इसमें आपको कथक भी नजर आएगा। और ये रूस के फोक डांसर्स हैं, इनका जो पूरा ग्रुप है ये अपने आप में इस डांस को यहाँ पे कर रहा है और आप इनकी इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल तरीके से इंडिया रशिया फ्यूजन डांस को तैयार किया गया है। और ये सभी रशियन यूथ्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां की हैं। तो जब प्रधानमंत्री कजान पहुंचेंगे तो कजान में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये स्पेशल डांस की तैयारी की गई है, जिसमें आप ये कथक के डांस देख सकते हैं, डांस स्टेप्स को बनाया गया है। इंडिया रशिया फ्यूजन को एक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा और ये अपने आप में बेहद खास किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी भाव भंगिमाएं भी अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है। और ये कथक के नृत्य के साथ साथ इनका रशिया का जो फोक डांस है, इनके आप
कपड़ों को देख सकते हैं जो कि भारतीय परिधान है। इनके जो तमाम जो श्रृंगार की चीजें हैं वो भी भारतीय परिधान के साथ में जुड़ी हुई हैं। और रशिया का फोक डांस, साथ ही साथ भारतीय फोक डांस की एक मिलीजुली प्रस्तुति के लिए तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में बहुत एक तरीके से नमूना होगा जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इस डांस के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। तो देखिए इस डांस की तस्वीरों को। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विमेंस बिजनेस अलायंस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। रूस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस बार अपोलो की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी कजान पहुंची हैं। उनसे ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने समेत मुद्दों पर बातचीत की है हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। भारत की ओर से इस बात को ब्रिक्स के मंच पर रखने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, जो कि भारत के जाने माने अपोलो ग्रुप की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कजान में इस वक्त मैम हमारे साथ मौजूद। मैम बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पे, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मैम जिस ब्रिक्स बिजनेस वुमेन्स अलायंस में आपने भारत की बात को रखा है, क्या बड़े मुद्दे थे वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो भारत ने आपके थ्रू रखे हैं? ब्रिक्स में भी वुमेन्स बिजनेस अलायंस को शुरू किया है, तो लास्ट 4 years से ये चल रहा है। क्या है कि ईच कंट्री हैज़ अ सेपरेट टीम ऑफ वुमेन बिजनेस लीडर्स और उसमें कई सब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत होती है, स्ट्रैटेजीज कमिंग टुगेदर। ये इट स्ट्रेंथन्स द एंटायर बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़। इसमें हेल्थ का सब्जेक्ट है, फूड सिक्योरिटी, डेफिनेटली द क्रिएटिव इंडस्ट्री, ऐसा 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बातचीत हो रही है। इसमें हमारे तरफ से इंडिया को ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि सब लोग जानते हैं मोदी जी का बहुत पावरफुल स्टेटमेंट कि हम वुमेन डेवलपमेंट के पीछे नहीं हैं, हम वुमेन लेड डेवलपमेंट। ये तो एक नेशनल मंत्र है, अभी ये ग्लोबल मंत्र भी बन रहा है। मैम आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि वीमेन लेड डेवलपमेंट। आपने कहा इस मंत्र को ग्लोबली अडॉप्टेशन एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। ब्रिक्स के फोरम पे जब कभी भी इस मंत्र को आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है, वो किस प्रकार का एक एक्सेप्टेंस लोगों का नजर आया, क्योंकि भारत ने एक सक्सेस स्टोरी करके दिखाई है इस दिशा में? तो हर डिस्कशन में ये डेफिनेटली एक्सेप्टेंस हुआ है कि जो जितना स्कीम्स हो रहा है इंडिया में, जैसा पानी सखी या आशा वर्कर की या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, जहाँ जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म भी है नीति आयोग में, ये उसका पूरा हम प्रेजेंट करते हैं। और इसका नॉट जस्ट एक्सेप्टेंस बट सब लोग दिस इज़ अ गुड पॉइंट, वी विल फॉलो इट इन आवर कंट्री। क्योंकि ऐसा एसोसिएशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वी आर लर्निंग फ्रॉम वन अनदर।
तो इसमें हम बहुत प्राइड से इंडिया का स्ट्रैटेजी प्रेजेंट कर सकते हैं और हमारा प्रधानमंत्री का आइडियोलॉजी भी और हमारा देश का ज़्यादा स्कीम्स भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। मैम, फाइनल क्वेश्चन कि पीएम मोदी के इस विजन को आप कैसे देखते हैं? इनका लीडरशिप, आई मीन नॉट ऑन द इंडियन स्टेज एंड द ग्लोबल स्टेज, वी कैन से विद ग्रेट प्राइड that we have a leader who is a visionary, who combines action with vision and who has a direct connect with the people. So both you know, we have a lot of pride in our Prime Minister Honorable Modi ji, and I think everyone who represents, whether it's business, sports, in every field, every Indian is proud of the leadership that we have. प्रधानमंत्री मोदी का वीमेन लेड डेवलपमेंट का जो मंत्र है उसको भी ग्लोबली कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है उसका जिक्र भी करती नजर आ रही है। अपने कैमरा सहयोगी आनंद के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रशिया, डीडी न्यूज के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इस सम्मेलन से पहले आपको बता देते हैं कि क्या है ब्रिक्स संगठन आखिरकार और कैसे होता है ये संचालित। देखिए रूस से हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह की एक खास रिपोर्ट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक व्यवस्था को संचालित करने में पश्चिम और यूरोप के विकसित देशों ने वर्चस्व की भूमिका निभाई है। बीते कई दशकों में विकासशील देशों और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मंच पर नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से भारत जैसे विकासशील देशों के हित प्रभावित होते रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए विकासशील देश लंबे समय से अपने हक की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी इस जायज मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्था के समूह को मजबूत मंच के द्वारा एक आकार देने का काम सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया, जिन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ आने के लिए सुझाव दिया और नया शब्द गढ़ा, ब्रिक। वर्ष 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक में शामिल हो गया, जिसके बाद ये समूह बन गया ब्रिक्स और इस समूह का नाम दिया गया BRICS। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करीब 40 देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता देने पर सहमति बनी। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE को शामिल किया गया। 2023 के शिखर सम्मेलन में ही अर्जेंटीना के आवेदन पर उसे भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन फिलहाल अर्जेंटीना ने घरेलू कारणों से ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 5 नए सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल हो जाने के बाद से ब्रिक्स विस्तारित समूह का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से समूह के नए नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ब्रिक्स समूह अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी प्राथमिकताएं तय करता है और फैसले लेता है। ब्रिक्स समूह बारी बारी से एक वर्ष के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ब्रिक्स समूह की महत्वता और उसके वैश्विक प्रभाव को जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो विस्तारित ब्रिक्स समूह, जिसमें कुल 10 सदस्य देश हैं, उनकी संयुक्त जनसंख्या लगभग 3.5 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 45% हिस्सा है। विस्तारित ब्रिक्स समूह की अर्थव्यवस्था $28.5 ट्रिलियन से अधिक की है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल हो जाने के बाद विस्तारित ब्रिक्स समूह विश्व के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 44% हिस्सा उत्पादन करता है। अपनी स्थापना के बाद से लेकर अभी तक ब्रिक्स ने सदस्य देशों के बीच कई स्तर पर भागीदारी को बढ़ाया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी शुरुआत से वित्तीय समस्याओं के मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया है। समूह के सदस्य देशों ने पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने से लेकर साइबर सुरक्षा और सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति जताई है। ब्रिक्स देशों ने इस मंच के माध्यम से आपसी रणनीतिक समझ बढ़ाने पर भी काम किया है। 2006 में अपनी स्थापना के बाद से ब्रिक्स समूह बीते लगभग 2 दशक में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंच के तौर पर उभर के सामने आया है। ब्रिक्स समूह न सिर्फ विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज बना है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की उम्मीद के लिए एक नई किरण बन के उभर के सामने आया है। सभी को इंतजार है 2024 में विस्तारित ब्रिक्स समूह की बैठक में कि आखिर यहां से किन फैसलों को लिया जाता है, जो न सिर्फ विकासशील देशों बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को संरक्षित करने के लिए दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रशिया, डीडी न्यूज के लिए।
बुलेटिन में आगे बढ़ते अब नजर डालते हैं कुछ अन्य अहम खबरों पर भी और शुरुआत करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। इसी के साथ इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है और जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 1 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। राज्य में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा। वहीं वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें 24,520 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। राज्य में 2.6 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाता 1.29 करोड़ और पुरुष मतदाता 1.31 करोड़ हैं। आइए इसके साथ ही चुनाव आयोग महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए भी आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। 29 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है और 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग आज अधिसूचना जारी करेगा। नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। बात करें महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियों की तो महाविकास आघाड़ी में चल रही टकराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच चल रही सीटों की खींचतान खत्म होती नजर नहीं आ रही है। दोनों के बीच खास तौर पर विदर्भ की 12 सीटों को लेकर तनातनी चल रही है। ऐसे में अब दोनों के बीच तनाव को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए शरद पवार सामने आए हैं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है, सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है और जल्द मसला सुलझा दिया जाएगा। पटोले के अनुसार अब कांग्रेस की 96 सीट पर चर्चा पूरी हो चुकी है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज फिर से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस के विदर्भ के नेताओं की दलील ये है कि जैसे ठाकरे की शिवसेना का गढ़ कोंकण है, वैसे ही विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस अपने किले में अधिकतम जगह लेने की दिशा में काम कर रही है। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विदर्भ में बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी विदर्भ की सीटों पर दावा ठोका है। लेकिन जब से ठाकरे गुट ने इसमें से कुछ सीटों की मांग की है, तो कांग्रेस और ठाकरे गुट में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए विदर्भ के कांग्रेस नेता दिल्ली में डटे हुए हैं। इससे पहले कल दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उम्मीद है कि आज उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। इस बीच कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने इस बात का खंडन किया है कि वो गठबंधन से अलग होगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो शुरू हो चुकी है कि क्या इससे महाविकास आघाड़ी का राजनीतिक समीकरण नहीं बिगड़ जाएगा। और अब बात दिल्ली एनसीआर में ग्रैप लागू होने की। जी हां, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रैप 2 की पाबंदियां आज से लागू होंगी। AQI लेवल 300 से ज्यादा होने पर CAQM ने आदेश जारी किया है कि जिसके तहत आज सुबह 8 बजे से ग्रैप 2 लागू होगा। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में चिन्हित सड़कों पर हर रोज वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करने के निर्देश जारी किए गए हैं। CAQM ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की भी अपील की है। लोगों से तकनीक की मदद लेकर कम भीड़भाड़ वाले रास्तों पर आवाजाही करने की भी अपील की गई है। जबकि CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। साथ ही धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने को भी कहा गया है। स्पष्ट तौर पे यह कहा गया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख सेक्टरों के लिए उपायों को तेज किया जाए। इस दौरान डीजल जनरेटर चलाने पर भी रोक रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि नेचुरल गैस, बायोगैस और साथ ही LPG से चलने वाले सभी वाहनों पे भी ग्रैप 2 लागू होगा। तो इस बीच बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में सुबह 8 बजे से ग्रैप 2 लागू हो जाएगा। तो घर से बाहर निकलने से पहले आप इन नियमों को पढ़ लें, जान लें कि किस तरीके से ग्रैप 2 लागू किया जाएगा। और आपको बता दें कि AQI लेवल 300 के पार हो चुका है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। और इन पाबंदियों में डीजल जनरेटर जो है उसके चलाने पर
रोक लग जाएगी और साथ ही नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। बढ़ते आगे, बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान रौद्र रूप लेता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंका है। इस चक्रवाती घेरा अगले 24 घंटे के एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। इसकी वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवाती तूफान। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में अलर्ट। तटीय क्षेत्र आ सकते हैं चक्रवाती तूफान की चपेट में। तेज हवा के साथ भारी बारिश की भी आशंका। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। बंगाल की खाड़ी में तूफान आने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अपने खास बुलेटिन में बताया कि 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंका है। वहीं 24 अक्टूबर को ये तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। And on 24th and 25th, the state is likely to experience heavy to very heavy rainfall at a few places, with isolated extremely heavy rainfall over the district of Odisha, mostly over the coastal district of Odisha, and that red color warning is issued for 24th and 25th. District-wise warning will be issued soon. IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि मौसम की ये प्रणाली एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकती है और तटीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 24 व 25 अक्टूबर को 20 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। उत्तर अंडमान सागर में आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा और ये लो प्रेशर एरिया पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए 22 तारीख सुबह तक एक डिप्रेशन में परिणत होगा और 23 तारीख को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में केंद्रीभूत होगा। कोई भी मछुआरे भाई समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके प्रभाव में रेनफॉल ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट में 23 तारीख को शुरू होने वाला है। चक्रवाती तूफान के कारण ओडिशा के कुछ हिस्सों में 23 अक्टूबर से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर ओडिशा में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार ने संभावित चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। We have started the preparation, notwithstanding the intensity and the direction of the cyclonic storm. We are prepared, and the Chief Secretary has already taken on a meeting of the preparation with the collector and district magistrates. The SRC has also taken on a meeting with the concerned collectors. 3 types of warning has been issued. Yellow warning has been issued to few districts, and red warning has also been issued to few districts. मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कोलकाता के, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। उन्होंने यह निर्णय पीड़िता के माता पिता की अपील पर लिया है। हड़ताल वापस लेने पर एक जूनियर डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने अनशन खत्म किया है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। अभया के माँ बाप का, माता पिता जी का यही कहना है कि हमें पीड़ा हो रही है, आप लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस अनशन को ख़त्म करिए। उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनके दिल की बात समझने के लिए अनशनकारियों ने बैठकर बहुत देर तक ये सोच सुना और यही फैसला किया कि अनशन विड्रॉ करने की ज़रूरत है अभी। और इसी के साथ साथ हम लोग आंदोलन जो है वो अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। आंदोलन को और भी हम लोग तीव्र करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक मास कन्वेंशन बुला रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में शनिवार को, जहां पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। अभया का इंसाफ कैसे लाना है, इसको लेकर चर्चा होगी।
दिल्ली के श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में दिग्गज गायक पद्मश्री शंकर महादेवन का एक ऐसा मेगा इवेंट दस्तके दिल का आयोजन हुआ। 8 वर्ष में पहली बार शंकर महादेवन ने दिल्ली में लाइव परफॉर्म किया। कार्यक्रम का मकसद वंचित तबके के बच्चों के शिक्षा और उत्थान फंड जुटाना था। इस मौके पर डीडी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है। सर, 8 वर्षों के बाद दिल्ली में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बेहद क्रेज देखने को मिला लोगों में। आपको देखने का, आपके परफॉर्मेंस का कैसा लगता है जब लोगों का ऐसा क्रेज देखने को मिलता है? देखिए, ये क्रेज़ केवल मेरे लिए नहीं है, ये जो कॉज है गुंजन फाउंडेशन जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे काम के लिए अगर संगीत का एक प्लेटफॉर्म यूज़ करें और हम ऐसे काम के लिए, ऐसे कॉज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें तो बहुत बड़ी बात है। आप इतनी सारी भाषाओं में गाते हैं और हर भाषा में वही पकड़ और वही धनक, वही दिलकशी, कैसे? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग आप कहेंगे तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से शुरू हुआ, क्योंकि सारे जो जिंगल्स हैं वो अलग अलग भाषाओं में मुझे गा के आदत है। तो यू गेट यूज टू तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, मराठी, आसामीज, गुजराती, ओरिया, सब में गा के जो आदत है उसकी वजह से गाना भी गाना आसान हो जाता है। दूरदर्शन के साथ आपका एक विशेष रिश्ता रहा है, विशेष जुड़ाव रहा है, कैसे देखते हैं आप? दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैनल, और मुझे अभी तक याद है बचपन में कैसे हम ब्लैक एंड वाइट टीवी में हम लोग, वो दूरदर्शन का लोगो आता था और हम लोग एक्साइटमेंट में 6 बजे शुरू होता था, और सैटरडे को मराठी फिल्म्स आते थे और संडे को हिंदी फिल्म्स, हम लोग रुके रहते थे। थर्सडे को छाया गीत आता था। तो ऑल दिस, ये सब हमारे बचपन में, हमारे ग्रोइंग अप का एक सिलसिला है, एंड आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट। और दूरदर्शन का जो रीच है, आई डोंट थिंक कोई और चैनल का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।